शकुंतला हॉल में बैठी अपनी पड़ोसन विमला से केदारनाथ जाने की तैयारियों को लेकर बातचीत कर रही होती है। अरे मेरे तो 4 धाम यात्रा के सपने पूरे होने जा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ विमला। वैसे अच्छी अच्छी साड़ियाँ ले लेंगे। वह क्या है ना, केदारनाथ जाकर 2-4 फोटो लेकर स्टेटस पर डालेंगे ताकि रमा, कांता, सुषमा, जानकी, सुमित्रा सबकी सब जलती रह जाए। मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही सोचा था। तो बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे कल हमें केदारनाथ की यात्रा पे निकलना है। मैं, तू, तेरा परिवार, मेरे परिवार, सब लोग जाएंगे। बहुत मजा आएगा। हम वहाँ जाकर महादेव के दर्शन भी कर पाएंगे। मेरी तो अभी से आत्मा तृप्त हो रही है। हर हर महादेव। मैं तो बहुत खुश हूँ। शकुंतला और विमला बातें कर ही रहे होते हैं, तभी पूजा चाय लेकर आती है। बहू, खाने पीने की चीजें और जरूरत का सामान अच्छे से रख लेना, ठीक है ना? जी माँ जी, मैं शाम में अच्छे से पैकिंग कर लूंगी। रास्ते में कुछ चाहिए होगा। और विमला, तू भी अच्छे से पैकिंग कर लियो। ये नहीं रास्ते में ये भूल गई, वह लाना भूल गई। जैसे यहाँ सुबह सुबह चीनी मांगने आ जाती है ना, वैसे ही कहीं तू रास्ते भर मेरा सामान इस्तेमाल करती रह जाइयो। विमला के परिवार से लेकर शकुंतला के परिवार तक सभी केदारनाथ यात्रा के लिए बहुत खुश थे और अगले ही दिन सभी केदारनाथ यात्रा के लिए एक छोटी सी बस में निकल पड़ते हैं। खाने पीने की चीज, कपड़े और जरूरत के सामान उसकी पड़ोसन विमला केदारनाथ यात्रा को चल पड़ती है। अरे बहू, क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? सब ठीक तो है ना? पेट खराब तो नहीं, या भूख लग रही है? चक्कर तो नहीं आ रहे ना? या फिर बुखार है तुझे? तेरी शकल पर 12 क्यों बजे हुए हैं? कुछ नहीं माँ जी, बस मैं सामान देख रही थी। सब कुछ रख तो लिया है ना? अरे अब सामान देखने का क्या ही फायदा। अब तो हम आधे रास्ते से भी आगे निकल चुके हैं। सुबह होते होते हम केदारनाथ भी पहुंच जाएंगे। हाँ माँ जी, ये भी आप सही कह रही है। चलिए मैं खाना पीना लगा देती हूँ, आप लोग खाना खा लीजिए, इसके बाद मैं भी खा लूंगी। अब अगले ही दिन सभी केदारनाथ धाम घूमने जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद सभी रहने के लिए एक कमरा देखते हैं। उसके बाद थोड़ा आराम करके सभी केदारनाथ यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। महादेव के दर्शन के बाद जब शकुंतला, विमला और उसका परिवार घूम रहे होते हैं, तभी शकुंतला अपनी बहू पूजा से कहती है, अरे बहू, देख तो कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ मिल रही है। जरा कुछ पैसे तो दे दे जो मैंने तुझे रखने के लिए दिए थे। नहीं नहीं माँ जी, देखिए जरा कितनी बेकार साड़ियाँ हैं। ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। आगे अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। अरे शकुंतला की बहू कैसी बातें कर रही है? ये आंखें ऐसी ही बूढ़ी नहीं हो गई हैं। बहुत अच्छी साड़ियाँ हैं। ये ऐसी साड़ी कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक कह रही है विमला तू। आजकल के बच्चे क्या ही जाने कि कौन सी साड़ी अच्छी है और कौन सी बेकार। बहू, तुझे मैंने सिर्फ मेरे पैसे देने के लिए कहा है। मैं तेरे पैसे नहीं मांग रही। माँ जी देखिए, फिजूल खर्ची करना सही नहीं है। अभी हमें यहाँ कई दिनों तक रुकना है। पैसों को हिसाब किताब से चलाना जरूरी है। चलिए आगे। अपनी बहू की इतनी बात सुनकर शकुंतला एक पल को गुस्से में आ जाती है, लेकिन उसे अपनी बहू की बात ठीक भी लगती है। अब कुछ दूर आगे बढ़कर शकुंतला को चाट पापड़ी खाने का मन करता है, जिसे देखकर शकुंतला अपनी बहू को इशारा करती है। अरे बहू, 10 रुपए खुले हैं तो दे दे, चाट पापड़ी खा लूं। सुबह से कुछ नहीं खाया पिया, भूख लग रही है। नहीं नहीं माँ जी, अभी हमें बाहुबली थाली खानी है। उसमें ही हम सब बैठकर चावल, दाल, पापड़, अचार, सब्जी, खट्टा मीठा सब कुछ खा लेंगे। ये सब मत खाइए, हम यात्रा पर है। पेट खराब हो गया अगर तो लेने के देने पड़ सकते हैं। अरे शकुंतला, चल तुझे मैं चाट पापड़ी खिलाती हूँ, वो भी अपने पैसों से। लगता है तेरी बहू तो मन बनाकर ही आई है कि वो केदारनाथ की यात्रा में कंजूसी करके ही मानेगी। ना जाने भोले बाबा के दरबार में ऐसे कंजूसी करने वाले मिल कहाँ से जाते हैं। देने वाले के द्वार पर आई है और तेरी बहू कंजूसी कर रही है। खुद तो 1 रुपए नहीं निकालेंगे अपनी बहू के लिए, पर मुझे ज्ञान बांट रही है विमला काकी। पता नहीं कैसे आज माँ जी को 20 की चाट पापड़ी खिला रही है। शकुंतला को उसकी बहू पैसे नहीं दे रही थी। शकुंतला को ये अजीब लग रहा था, लेकिन जब सभी एक ढाबे पर खाना खाने पहुंचते हैं तो शकुंतला वेटर से कहती है, मेरे लिए कुछ अच्छा सा लगा दो, क्योंकि दाल, रोटी, सब्जी ये तो मैं घर में भी खाती हूँ। सुनिए भैया, एक थाली लगाइए जिसमें दाल, चावल, रोटी, पापड़ सब हो। अरे एक थाली में क्या होगा? तुम लोगों को नहीं खाना है क्या? अरे माँ जी, आप तो जानती है ना, सभी बस से ट्रैवल करके आए हैं, कितना ही खा लेंगे एक प्लेट में।
हम तीनों का पेट भर जाएगा, चिंता मत कीजिए। अरे बहू, मेरा पेट तो नहीं भरेगा। मैं तो अपना खाना अकेले खाने वाली हूँ। तुझे और रमेश को साथ खाना है तो खा ले। भैया आप इनकी बात मत सुनिए, आप एक थाली ही लेकर आइएगा। ये देखकर शकुंतला को फिर से गुस्सा आ जाता है, लेकिन शकुंतला बेचारी करती भी तो क्या करती, उसे भूख लगी थी। अब तीनों मिलकर साथ बैठकर खाना खाते हैं। शकुंतला का तो जैसे तैसे पेट भर ही रहा था, लेकिन शकुंतला के मन में बहू को लेकर मनमुटाव बन जाता है। विमला, तू देख रही है ना, मैंने अपनी बहू को आते वक्त 5,000 दिए थे कि किसी चीज की कमी ना हो, लेकिन वो तो मेरे खाने पीने पर हर चीज पर रोक टोक कर रही है। ऐसे कैसे चलेगा? अरे तू सास है या वो? तुझे बोलना चाहिए था ना कि आखिर वो होती कौन है जो तेरे पैसे तुझे ही ना देकर कंजूसी करे। राम रे राम, महादेव के द्वार आकर इतनी कंजूसी अच्छी नहीं लगती। तू ठीक कह रही है। अब की बार इसने कंजूसी की तो मैं तो उस पर बरस पड़ूंगी। ये हुई ना सास वाली बात। केदारनाथ के दर्शन तो सभी कर चुके थे, लेकिन आसपास के छोटे बड़े जितने भी मंदिर थे, उन मंदिर में भी तो दर्शन करने अभी बाकी थे। ऐसे में केदारनाथ धाम के एक और मंदिर में सब परिवार पहुंचते हैं। लेकिन जब जब शकुंतला अपनी बहू पूजा को प्रसाद के लिए पैसे देने के लिए कहती, तो पूजा अपनी सास से कहती, अरे माँ जी, मन में श्रद्धा हो तो काहे का प्रसाद लेना, चलिए बिना प्रसाद के महादेव के दर्शन करते हैं। महादेव तो भोले हैं, उन्हें तो हमारे आने से ही खुशी होगी। लो कर लो बात। कैसी बातें कर रही है तो शकुंतला की बहू? तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है। बहू, बस बहुत हुआ। मुझे मेरे पैसे लौटा दे। मैं उन पैसों का कुछ भी करूं, लेकिन तेरे आगे हाथ फैलाकर मैं गलती कर रही हूं, वह भी अपने पैसों के लिए। माँ जी चलिए भी, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? महादेव के मंदिर में गुस्से की कोई जगह नहीं है। यहाँ तो बस अपनों को प्यार से और गैरों को भी अपनापन से बना लिया करते हैं। बहू बातें सिर्फ बड़ी बड़ी कर रही है, लेकिन तू 100 रुपए भी अपनी सास को नहीं दे सकती प्रसाद के लिए। अब अगर तूने एक बार और प्रवचन शुरू किया और मुझे पैसे निकाल कर नहीं दिए तो मैं यही तमाशा कर दूंगी। अपनी सास की कड़क आवाज से पूजा डर जाती है और उदास होकर बड़े ही प्यार से अपनी सास से कहती है, मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन बता नहीं पाई। दरअसल जब हम आ रहे थे और हमने बस में अपना खाना पीना कपड़े सबका बैग रखा, तो पैसे वाला बैग मैं किचन में भूल आई और घर को ताला लगा दिया। लेकिन मैंने भी बस में नोटिस किया कि मैं पैसे वाला बैग भूल गई। अब मैं यात्रा भी खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने नहीं किया कुछ। तेरे कहने का मतलब है तू पैसों से भरा बैग घर पे भूल गई है, इसलिए तू कंजूसी कर रही है। अरे तो इतनी सी बात की तो अपनी सास को क्यों नहीं कही? तूने तो हद मचा दी बहू। भगवान भी सोच रहे होंगे कैसी बहू ब्याह लाई शकुंतला अपने बेटे के लिए। बहू, मैं तुझे माफ नहीं करने वाली। इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपा कर रखी। अगर यही बात तूने मुझे बता दिया होता तो शायद मैं तुझसे कम गुस्सा होती, लेकिन अभी मेरा खून खौल रहा है। तेरी इन्हीं हरकतों से मैं परेशान रहती हूँ। तू आखिर में समझती क्या है अपने आप को? माँ जी कह तो रही हूँ गलती से भूल हो गई, अब ऐसी गलती से ही करूँगी ना। केदारनाथ आकर मैं कंजूसी कर रही हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप जो खरीदना चाहती हो मैं आपको वह भी खरीदने नहीं दे पा रही हूँ। तूने तो खाने तक में कंजूसी कर दी। खाना भी एक पल को ठीक है, महादेव के प्रसाद के लिए भी कंजूसी दिखा रही है। अरे मुझसे पैसे ले लेती, रमेश से पैसे ले लेती। शकुंतला को जब पता चलता है कि पूजा के पास तो असल में कोई पैसे नहीं है, तब जाकर शकुंतला को जो कुछ पैसे अपने साथ लाई थी कि वो सारे पैसे खत्म हो जाने के बाद वो उन पैसों का इस्तेमाल करे, तब वो उन पैसों का इस्तेमाल करती भी है। लेकिन रमेश को जब पता चलता है तो वो भी अपनी जेब से कुछ पैसे देता है ताकि केदारनाथ यात्रा में पूजा दोबारा कंजूसी ना करे। करुणा अपने बेटे विनोद के लिए एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की ढूंढ रही थी। ऐसे ही एक दिन करुणा बाजार गई हुई थी, तभी वहाँ उसकी पड़ोसन कांता आती है और करुणा को देखकर उससे बोलती है, करुणा बहन, मैंने सुना है तुम अपने बेटे विनोद के लिए लड़की ढूंढ रही हो। एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। कहो, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आराम से कहो। अब अपनी बेटे की बात करना शुरू ना कर दे बस। देखो करुणा बहन, हम दोनों पड़ोसन हैं और पता नहीं कितने सालों से हैं। मैं चाहती हूँ हमारी दोस्ती को हम रिश्तेदारी में बदल दे तो कितना अच्छा होगा। अरे सच मानो कांता बहन, सबसे पहले मेरे दिमाग में आपकी बेटी का ही ख्याल आया था। अच्छा,
फिर आपने बात आगे क्यों नहीं बढ़ाई? क्या मेरी बेटी दिखने में सुंदर नहीं है या कुछ कमी है मेरी कोमोलिका में? अरे नहीं नहीं, मुझे बहुत सुंदर लगती है कोमोलिका। बस विनोद बोलने लगा कि कोमोलिका के चेहरे में कुछ पिंपल हैं और मेरे विनोद का चेहरा बिल्कुल साफ है। ये क्या बात हुई? हर किसी को आते हैं पिंपल तो। वैसे भी ये सब के चक्कर में रहे तो शादी भूल ही जाओ। ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे बेटे के साथ। देख लेना, मेरे बेटे को बहुत खूबसूरत लड़की मिलेगी, एकदम हूर की परी के जैसे। एक भी दाना नहीं होगा उसके चेहरे पर। देखते हैं, हम भी यही हैं और तुम भी यही हो। जब तुम्हारी बहू आएगी हम देख लेंगे, अब हूर की परी आती है या परी के वेश में कोई और, देख लेंगे। विनोद की ऐसी कोई डिमांड नहीं थी, ये सारी डिमांड तो खुद करुणा की थी। करुणा अपनी बेटी के लिए जैसी बहू ढूंढ रही थी, शायद ही उसे मिल पाए। ऐसे ही एक दिन विनोद रास्ते से जा रहा होता है, तभी वहाँ एक आनंदी नाम की लड़की अपने सर को झुकाए रो रही थी। तभी उसे देखकर विनोद उससे पूछता है, आप ऐसे क्यों रो रही हो? कुछ हुआ है अगर तो आप मुझे बताइए। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप मुझे बता सकती हैं। जी हाँ, मुझे बहुत परेशानी है। आप मेरी कोई मदद नहीं कर पाएंगे शायद। अगर कर सकते हैं तो मुझे कहीं भी एक जॉब दिलवा दीजिए। अरे आप जॉब के लिए रो रही हैं? मुझे लगा पता नहीं किसी ने कुछ बोल तो नहीं दिया शायद आपको, या फिर किसी ने छेड़ दिया हो। आप जॉब के लिए इतना क्यों रो रही हैं? मैं आपको अपने ऑफिस में काम दिलवाता हूँ। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, अगर जॉब लगी तो मैं आपको कॉल कर दूंगा। मैं आपको अपना नंबर दूं? सच में आप मुझे जॉब देंगे? अगर ऐसा है तो आप मेरा नंबर नोट कीजिए और मेरा नाम भी सेव कर लीजिए। अगर आपको जॉब की कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे जरूर बताना। आपने आपका क्या नाम बताया? वो क्या है ना, फोन नंबर सेव करना था आपके नाम से, बस इसीलिए पूछ रहा था मैं तो। अरे तो आप इतना डर क्यों रहे हो मुझसे? मुझे भी पता है जब नंबर लिया है तो नाम भी जरूरी है, पागल। मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा था कहीं आप मुझे गलत ना समझ लें इसलिए, लेकिन आप तो मुझसे भी ज्यादा समझदार निकली। आपको क्या लगता है मैं दूसरों की तरह ड्रामे करूंगी? अरे नहीं जी, मुझसे नहीं होते ये ड्रामे। भले मैं मुंह पर बोल देती हूँ, लेकिन ड्रामे ना बाबा ना। एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? अगर बुरा लगे तो पहले ही माफी मांग लेता हूँ आपसे। आपके चेहरे में इतने सारे पिंपल कैसे हुए और आप इन्हें कम क्यों नहीं करती? मुझे तो ऐसे ही रहना पसंद है। अगर कोई भी मुझे पसंद करेगा तो ऐसे ही करे, वरना ना ही करे। मुझे कोई परेशानी नहीं है। जिसको मुझसे शादी करनी होगी मेरे इसी रूप से करे बस। वाह, आपकी सोच तो बहुत अच्छी है। आजकल की दुनिया में हर कोई मेकअप करता है और खुद को सुंदर बनाना चाहता है। दोनों अपनी अपनी बातें करते हैं और एक दूसरे से अपना नंबर बदलते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन करुणा अपनी बेटी विनोद से बोलती है, विनोद, मैं चाहती हूँ तुम अब शादी कर लो। सबकी बहू आ गई है, बस मेरी ही किस्मत में बहू का सुख नहीं लिखा शायद। माँ, शादी के लिए लड़की भी तो होना जरूरी है ना। और वैसे भी मैं किसी भी लड़की से शादी थोड़ी ना कर सकता हूँ। ये तो मेरी पूरी जिंदगी की बात है, ऐसे कैसे मैं किसी से भी शादी कर लूँ? हेलो आनंदी जी, क्या हाल चाल हैं आपके? आपको कोई जॉब मिली या नहीं? वैसे मैं एक बात बता दूं, मेरे ऑफिस में कल आ जाना। आपकी जॉब की बात कर रखी है मैंने। मेरी बात सुन ले पहले। जब भी मैं तेरी शादी की बात करती हूँ तब तू ऐसे बात को टाल देता है, इधर उधर की बातें भी करने लगता है। सुन भी रहा है या नहीं? आनंदी जी, मैं आपको कुछ देर बाद फोन करता हूँ। वो क्या है ना, मेरी माँ को मुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। अगर मैंने इनकी बात नहीं सुनी तो शायद मेरी माँ मुझसे गुस्सा भी हो जाएंगी। सुनना विनोद, अभी तो जिस लड़की से बात कर रहा था, क्या ये खूबसूरत है? अगर तुझे ये लड़की पसंद है तो शादी कर ले। मैं कुछ नहीं कहूँगी, तू बस मुझे सास बनने का सुख दे दे। हाँ माँ, खूबसूरत तो बहुत है, और पता है मुझे आनंदी से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। लेकिन उसकी बातें सुनकर मुझे उस पर गर्व भी बहुत हुआ। अगर आपकी मर्जी है तो क्या मैं आनंदी से शादी कर सकता हूँ? अरे हाँ हाँ बेटा, निकी और पूछ पूछ, चट मंगनी और पट ब्याह करवाऊंगी तेरा।
करुणा अब अपने बेटे की शादी के बारे में सोच सोचकर बहुत खुश थी। दूसरी तरफ विनोद ने आनंदी को भी शादी के लिए मना लिया। करुणा अपनी बहू के बारे में रोज सोचती और मन ही मन मुस्कुराती। ऐसे ही दिन बीतने लगे और अब विनोद और आनंदी की शादी हो जाती है। गृह प्रवेश भी हो जाता है। अगली सुबह आनंदी उठकर अपनी पहली रसोई के लिए जाती है। तभी वहाँ करुणा उसे देखकर बोलती है, तुम कौन हो? मेरी बहू तुम जैसी तो बिल्कुल भी नहीं दिखती। कहीं तुमने मेरी बहू का अपहरण तो नहीं कर लिया? अगर ऐसा है तो बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? माँ जी, मैं ही हूँ आपकी बहू आनंदी, जिसको कल विनोद जी ब्याह कर लाए हैं। और हाँ, आपको बता दे, कल मेरे चेहरे पे मेकअप पोता गया था, इसलिए सुंदर लग रही थी और इसीलिए आज आप मुझे पहचान नहीं पाई। मुझे तो लगता था कि मेरी बहू इस मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की होगी, लेकिन इस विनोद ने तो मेरा पूरा सपना ही तोड़ दिया। अब मैं किस पर घमंड करूंगी? अरे तुम जैसे ही लड़की मेरे विनोद जैसे बेटे को फंसाती है। अरे मैं क्यों फंसाने लगी भला आपके बेटे को? ये खुद मेरे पास आया था मुझसे बात करने और मेरे चेहरे पर उसी वक्त से पिंपल थे और मैंने कभी इनको कुछ बोला ही नहीं और न ही फंसाने की कोशिश की। अब मैं क्या बोलूंगी? विनोद की बुआ को कैसे समझाऊंगी कि यही है जिसके फेस पर पिंपल है, यही मेरी बहू है? पता नहीं मेरा कितना मजाक बनेगा। आज तो मुझे मेरी पड़ोसन भी कुछ कह देगी। क्यों? पड़ोसन आपको क्यों कुछ कहेंगी? वैसे भी पड़ोसन को कुछ कहने का कोई हक नहीं है, मैं बताती हूँ उसको। और रही बुआ सास जी की बात, तो उन्हें आप संभाल लेना। बात तो पहले मैंने ही छेड़ी थी कि तेरी बेटी के चेहरे पर पिंपल है, और देखो मेरे साथ क्या हो गया। उसके एक पिंपल के चक्कर में मैंने उसके रिश्ते को ठुकरा दिया और अब मुझे पिंपल वाली बहू मिल गई। करुणा अपनी बहू को बातें सुना ही रही थी कि तभी वहाँ विनोद की बुआ जानकी आती है और करुणा को देखकर बोलती है, क्या बात है करुणा, तेरी बहू के चेहरे पर कितने पिंपल है? तू अपनी बहू को देख कर नहीं लाई क्या? और आज तेरी बहू की पहली रसोई है और क्या बनाएगी तेरी पिंपल वाली बहू पहली रसोई में? देखिए बुआ जी, मैं मानती हूँ मेरे चेहरे पर पिंपल है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। मेरा दिल, मेरा मन आप लोगों से बहुत ज्यादा खूबसूरत है। बड़े आई किसी का भी मजाक उड़ाने वाले। ये कैसी बात कर रही है बहू? ये विनोद की बुआ है। चेहरा अच्छा नहीं है, कम से कम जुबान तो अच्छी रख ले। तमीज नहीं है क्या तुझमें जरा भी? बदतमीज नहीं, बहुत ज्यादा ही अच्छी है बहू तेरी। मैं पहले से जानती हूँ तुम्हारी बहू को, शायद तुम्हें पता नहीं है इस बात का। तुम्हारी बातों की वजह से ही तुम्हारे बेटे ने इस लड़की से शादी की है। क्या बकवास कर रही है? मेरा बेटा पिंपल वाली बहू नहीं लेकर आ सकता। लेकिन एक बात तो अच्छी हो गई, जैसी भी हो लेकिन तुम्हारी बहू दिल की बहुत अच्छी है, सूरत से भी अच्छी है। बस कुछ पिंपल है लेकिन तुम्हारी बहू के चेहरे पर। करुणा कांता की बात सुनकर हैरान थी। सभी के समझाने के बाद करुणा अपनी पिंपल वाली बहू की पहली रसोई पूरी करवाती है। आखिरकार इतना कुछ होने के बाद सब कुछ ठीक हो ही गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और अब पिंपल वाली बहू हर दिन अपनी रसोई पूरी करती। अजी मोहन साहब, घर अभी और कितना दूर है? यहाँ कार में बैठे बैठे मेरी तो कमर में दर्द होने लगा। अरे बस माँ, आधे घंटे का ही तो रास्ता रह गया है। बहुत जल्द हम मोहन अंकल के घर होंगे। जरा जल्दी चलो बेटा, मेरी तो कमर अकड़ रही है। हाँ माँ, गाड़ी तो भाई चला रहा है और आपको तो पता ही है ये रास्ते कितने खराब है। तेरी माँ नहीं मानने वाली बेटा, इसको बस कमर दिख रही है। रघुवीर की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं, तो वहीं सावित्री अपना मुंह फुला लेती है। हाँ हाँ हंस लो, मैं तो सो रही हूँ। जब मोहन भाई साहब का घर आ जाए तब मुझे उठा देना। सावित्री कार में अपनी आंखें बंद कर सो जाती है। दरअसल सावित्री का परिवार एक शादी में जा रहा था और अगले आधे घंटे में वो मोहन के घर पहुंच जाते हैं। पापा, माँ को जगा दो, वरना वो कहेंगी कि मेरी नालायक औलादों ने मुझे जगाया भी नहीं। सोनू की बात सुनकर अब सब हंसने लगते हैं। तभी रघुवीर सावित्री को उठाता है। अरे ओ भाग्यवान, उठ जाओ, आ गए हम मोहन के घर। अगर हमने अभी तुम्हें यहाँ छोड़ दिया तो हम पर चिल्लाना मत। रघुवीर की बात सुनकर सावित्री उठती है और अपने पति को कुछ बोलती उससे पहले ही वहाँ मोहन और उसकी पत्नी सुमन आते हैं। रघुवीर भाई साहब, क्यों भाभी को इतना सताते हैं आप? आंटी जी, हम माँ को सताते नहीं है, हम तो माँ के साथ मजाक करते हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी माँ को खुश रखें, इसलिए हम थोड़ा बहुत मजाक कर लेते हैं। बेटा,
कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुझे ऐसी बीवी मिल जाए जो अपनी सास का ही पक्ष लेती रहे। अगर ऐसा हो गया ना तो तू देख लेना, औरतों का पल्लू भारी हो जाता है, क्योंकि मेरे भी घर में कुछ ऐसा ही है। क्यों भाग्यवान? आंटी जी माफ कर दो, अंकल के मुंह से निकल गई थी। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे जाने दो भाभी जी, इनकी तो रोज की आदत है और मैं रोज ही इन लोगों को इग्नोर करती हूँ। आप भी ध्यान मत दो। चलिए अंदर चलते हैं, आखिर रोहित को हल्दी लगानी भी तो है। अब सभी लोग घर के अंदर जाते हैं और शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। जहाँ सभी घर के कामों में बिजी थी, तो वहीं सीता अपने हाथों में फूल का टोकरा लिए मंदिर की तरफ जा रही थी। तभी सामने से आता कल्पेश उससे टकरा जाता है और आपस में टक्कर लगने से सीता फूल के टोकरे के साथ कल्पेश के ऊपर गिर जाती है। कुछ देर बाद गीता वहाँ आती है, जहाँ वो कल्पेश और सीता को ऐसे देखकर उन दोनों को आवाज लगाती है। ओ तोता मैना, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तुम्हारी शादी नहीं बल्कि भैया की शादी है, इसलिए अपना ये प्यार का लोचा बंद करो और हटो यहाँ से। उसकी बात सुनकर सीता अब जल्दी से उठती है और वहाँ से शर्माते हुए जाने लगती है। पर जैसे ही कल्पेश की नजर गीता पर जाती है, तो वो उन दोनों को एक जैसा देख बोलता है। ये क्या देख रहा हूँ मैं? तुम दोनों तो हूबहू हो। हाँ, हम दोनों एक जैसे दिखते हैं क्योंकि हम जुड़वा है। सीता चलो, माँ बुला रही है, क्योंकि मंदिर तक फूल तो गए नहीं। गीता सीता को अपने साथ ले जाती है, पर कल्पेश की नजर तो बस सीता पर ही थी। देखते ही देखते रात हो जाती है। जहाँ सभी बैठकर खाना खा रहे थे, तो वहीं कल्पेश घर के बाहर अंधेरे में बैठकर फोन चला रहा था। सीता कल्पेश के पास आती है। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। माफी? पर क्यों? गीता की तरफ से उसने आपको ना जाने कितना कुछ बोल दिया, वो भी बिना जाने। कोई बात नहीं, मैंने उसकी बातों का बुरा नहीं माना। जहाँ सीता और कल्पेश आपस में बातें कर रहे थे, तो वहीं गीता अपने हाथों में आइसक्रीम लेकर सोनू के कमरे में जाती है। अब गुस्सा छोड़ भी दो, मान जाओ ना। मान जाऊं ऐसे ही? अरे तुमने मेरे बड़े भाई की इतनी बेइज्जती की है, इतना कुछ कहा है उन्हें, और उनके साथ इतनी बेरुखी भी की है, तो मैं तुमसे कैसे बात कर सकता हूँ? तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए भैया से माफी मांग लूंगी। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने भाई को देख लूंगा। अरे मैंने सोचा था अपने भाई से हमारे रिश्ते की बात करूंगा, लेकिन तुमने तो सारी बात बिगाड़ के रख दी। कुछ नहीं बिगड़ा है और उनको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक उसी तरह से सीता और कल्पेश भैया भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो जाओ बाहर जाकर देख लो। गीता की बात सुनकर सोनू सीता और कल्पेश के पास जाता है, जहां उसको पता चलता है कि वो दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये देखने के बाद सोनू के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो समझ जाता है कि अब उनकी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। और समय के साथ रोहित की शादी हो जाती है। रोहित की शादी के कुछ दिनों बाद ही कल्पेश की शादी सीता से और सोनू की शादी गीता से हो जाती है। शादी के बाद सीता और गीता दोनों ही अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। ऐसे ही एक दिन, बहू आज कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों कुछ बढ़िया सा बनाओ। पर माँ जी, आखिर आपको खाना क्या है? बहू जो मन हो वो बना ले, बस आज कुछ अच्छा बनाइयो। मन कर रहा है कुछ अच्छा खाने का। वैसे भी मेरी ट्विंस बहू की रसोई हमेशा अच्छी रहती है। अपनी सास की बात सुनकर सीता और गीता रसोई में जाती हैं और खाना बनाने में लग जाती हैं। और बहुत जल्द खाना बनाने के बाद वो खाने को जैसे ही टेबल पर रखती हैं, वैसे ही सावित्री की पड़ोसन उसके घर आ जाती है। अरे वाह सावित्री, तेरे घर से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है तेरी दोनों जुड़वा बहू ने कुछ बढ़िया सा खाना बनाया है। लगता है नहीं, बल्कि मेरी बहू सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है। सीता, गीता, जरा अपनी पड़ोसन सास को भी अपने हाथों का बनाया हुआ खाना चखाओ। आखिर मेरी पड़ोसन को भी तो पता चले कि मेरी ट्विंस बहू कितना अच्छा खाना बनाती है। जी माँ जी। सीता अपनी पड़ोसन सास को खाने की टेबल पर बैठाती है और गीता उसके सामने खाना परोसती है। और खाना खाने के बाद, क्या लाजवाब खाना बनाया है तुम दोनों ने। आखिर तुम दोनों अपने खाने में ऐसा क्या डालती हो? ये तो हम दोनों बहनों का सीक्रेट है, जो हम किसी को नहीं बताते हैं, और वो सीक्रेट हमारी रसोई है, रसोई। जरा मुझे भी तो अपनी रसोई दिखा दो। अगर मैं तुम्हारी रसोई देख लूंगी तो मैं भी उस हिसाब से अपने घर में खाना बना लूंगी, साथ ही अपनी बहू को भी सिखाऊंगी।
पर आंटी जी, अरे बहू जा दिखा देना अपनी रसोई, रसोई ही तो देख रही है। बहन तुम मेरी ट्विंस बहू की रसोई देखोगी ना तो सच में दंग रह जाओगी। सावित्री के बोलने पर सीता गीता अपनी पड़ोसन को अपने किचन में ले जाती है, जहाँ पर उसकी पड़ोसन दोनों ट्विंस बहनों की रसोई देखकर सच में दंग रह जाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी रसोई को काफी अच्छे से रखा था। सारा सामान फिक्स था, कहीं कोई गंदगी नहीं थी, और इस तरह की सफाई देखकर उसकी पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तुम्हारी रसोई तो सच में बहुत ही साफ है। हमारे ही घर में बहुएं हैं, लेकिन वो इतनी सफाई रखती ही नहीं। यहाँ सारे मसाले सही से हैं, बर्तन फिक्स हैं। मानना पड़ेगा सावित्री, तेरी ट्विंस बहू की रसोई सच में बहुत अच्छी है। वो तो है बहन, मेरी दोनों ट्विंस बहू की रसोई सच में बहुत साफ सुथरी रहती है। मैं तो ऐसी बहू को पाकर धन्य हो गई। मेरी घर में साक्षात लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का वास है। बहू जरा थोड़े से टिप्स मुझे भी दे दे। आंटी जी, साफ सफाई तो खुद के हाथों में होती है, बस फर्क इतना है कि सफाई किस तरह से की जाती है। अगर आपके घर में सफाई अच्छे से होगी और सारी चीजें टाइम टू टाइम अपडेट होंगी तो आपकी भी रसोई अच्छी हो जाएगी। उसकी बातें सुनकर पड़ोसन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो उन दोनों को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर सावित्री का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है और वो अपनी दोनों बहुओं को गले से लगा लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।